कल आपने इस ओर इशारा भी किया था, आप बोल भी रहे थे कि बहुत जल्दी जो हालत हमारे देश में डॉलर की है, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, और अगर वो 82 रुपये को पार कर गया तो वो हालत श्रीलंका वाली हालत हमारे यहाँ भी हो सकती है। ज़रा यहीं से इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूँगा कि भारत को क्यों सबक लेना चाहिए श्रीलंका के हालात से, क्यों भारत को डरना चाहिए और क्यों संभल कर रहने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे देश में जहाँ संभलने की बात आती है, वहाँ पर धर्मांधता की सुई जो इंजेक्शन है वो इतना ज़्यादा लगाया जा रहा है कि अब तो अदालतें भी उसी हिसाब से फैसले दे रही हैं। क्या कुछ कहेंगे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? राजीव जी, देखिए, मैं प्रबंधन का छात्र हूं। हम प्रबंधन में जब भी किसी यूनिट का इंस्पेक्शन करते हैं या किसी कंपनी का विश्लेषण करते हैं तो हम ये देखते हैं, उसमें एक शब्द का यूज करते हैं, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। किसी देश की उन्नति के लिए क्या क्या क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं और जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं क्या वो देश उसका उपयोग कर रहा है। और ये कहा जाता है कि किसी सफल व्यक्ति के जीवन से सीखना है तो ये सीखिए कि किस किस तरह से उसने जो उसको चुनौतियां मिली उसका सामना किया और क्या क्या उसने नहीं किया। तो जिस प्रकार से हमने जर्मनी में देखा था, जिस प्रकार से अब हम श्रीलंका में देख रहे हैं, तो हमें यह सीखना चाहिए कि उस देश में क्या क्या ऐसे संकेतक हैं और क्या क्या संकेतक रहे जिनका हम लोगों ने एक प्रकार से श्रीलंका की गवर्नमेंट ने उसको नेग्लेक्ट किया। हमें देखना था कि वहां पे हमने देखा कि किस प्रकार से धार्मिक उन्माद को भड़काकर, सिंघलियों की जो उनकी मेजॉरिटी है उसको भड़काकर वहां पर तमिल हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो या अल्पसंख्यक हो, उनको किस प्रकार से दबाकर उन्होंने एक धार्मिक उन्माद पैदा किया था। किस प्रकार से लोकतंत्र की नींव कमजोर हुई थी और विपक्ष को एक प्रकार से उन्होंने निष्क्रिय बना दिया था, जनता को दबा के रखा था। इस प्रकार के निर्णय लिए थे कि जो इंपोर्टेड फर्टिलाइजर है वो नहीं आएगा। जिस प्रकार से ये सोचा गया कि जैविक खाद से वहां पर उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ये आत्मनिर्भर हो जाएगा, लेकिन क्योंकि जनता धार्मिक उन्माद में इतनी ज्यादा फंसी थी कि उन्होंने इन सब चीजों को इग्नोर किया। देखिए, एक चीज का उदाहरण राजीव जी आप देखिए, अगर आप देखें कि ये जो वल्कानोज हैं, ये जो ज्वालामुखी हैं, ये बनते कैसे हैं। अगर जो छोटी छोटी फॉल्ट लाइंस हैं, उन फॉल्ट लाइंस को उभरने, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जो छोटी छोटी फॉल्ट लाइंस हैं, जो छोटे छोटे इलेक्शंस होते हैं, ग्रामीण स्तर से इलेक्शंस होते हैं, इसमें ये जो विस्फोट है ये छोटे छोटे विस्फोट करके रुक जाते हैं और बहुत बड़ा दबाव धरती के नीचे नहीं बनता, और जब दबाव को बहुत ज्यादा रोका जाता है तो एक बड़ा विस्फोट ज्वालामुखी की तरह होता है। ये हमने श्रीलंका में देखा। तो अगर भारत को ये सबक लेना है तो भारत में भी ये संकेतक करीब करीब ऐसे हैं। यहां भी हम लोग बात कर रहे हैं विपक्ष, यहां भी हम बात कर रहे हैं अल्पसंख्यकों को एक किनार लगा देने की। देखिए, ये जो आपने कहा कि यहाँ की अदालतें भी इस प्रकार से निर्णय ले रही हैं और बिल्कुल शासन को कोई बुरा नहीं बनना चाहता। मुझे याद है क्योंकि मैं प्रयाग विश्वविद्यालय में एमबीए का छात्र था 74-76 में, जबकि जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ था, और 71 में मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग कर रहा था, और 71 में इंदिरा गांधी जी का इतना ज्यादा प्रभाव था कि अब हजारों लड़के, जब 71 की वॉर बांग्लादेश की जीती थी, हजारों बच्चों ने इंदिरा गांधी को बिल्कुल कीर्तिमान, उनको बिल्कुल ऊपर उठा दिया था। और 74-76 आते आते जब उनका इतना दमन चक्र बढ़ गया था कि लोग उनके खिलाफ बोलना बंद कर दिया था, जब चुनाव प्रक्रिया घोषित हुई, लोग सड़क पे निकले। मैं भोपाल में पोस्टेड था, वो लोग जनता पार्टी के लोग चादर फैलाते थे और जनता हजारों लाखों रुपए बिना सोचे समझे देती थी, और जनता की जो भावना का जो विस्फोट हुआ था वो 77 के इलेक्शंस में आपने देखा। देखिए, वास्तविकता में लोकतंत्र में अगर जनता की आवाज को राजा नहीं सुनेगा, अगर उसको इग्नोर करेगा और इस प्रकार से दमन तंत्र से और अलग अलग चक्रों से उसको दबाने का प्रयास करेगा और अलग अलग समाज को आपस में लड़ करेगा, तो जनता इस समय निरीह है, जनता इस समय चुप है। लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलेगा, जैसे आज श्रीलंका में मौका मिला है, एक विस्फोट हुआ है। देखिए, श्रीलंका में जो हुआ, वास्तविकता में अगर आप लोन लें, आप अपनी कंपनी के लिए लोन लें,
लेकिन जो लोन लें उसका अगर आप प्रोडक्टिव एसेट्स में उपयोग करें, ऐसे प्रोडक्टिव एसेट्स बनाएं जिससे कि आमदनी आपकी बढ़े और आगे आने वाले समय में ब्याज और मूल का भुगतान कर सकें। इंडस्ट्रीज क्या पिछले 8 साल में लगी? क्या बड़े या छोटे उद्योग एमएसएमई उद्योग लगे? क्या छोटे एमएसएमई के उद्योग पनपे, या सारा का सारा जो उद्योग धंधा है वो बड़े बड़े उद्योगों में सीमित हो गया जहां पे रोजगार सृजन नहीं होता है, और जो रोजगार सृजन करने वाले उद्योग थे एक एक करके वो ठप होते चले गए। देखिए, वास्तविकता में ये जो चक्र है, ये जो संकेतक हैं, ये संकेतक बहुत अच्छे संकेतक नहीं है। जो हमारे फॉरेन डेट्स हैं, आपको सेंट्रल विस्टा बनाने की क्या आवश्यकता है? आपको ये स्टैच्यूज बनाने की क्या आवश्यकता है? आपको जो आवश्यकता है, यहाँ का जो गरीब वर्ग है, आप कॉर्पोरेट टैक्स कम कर देते हैं, आप इनकम टैक्स नहीं बढ़ाते हैं, हम बारी बारी से जीएसटी बढ़ाते हैं और उसके बाद ये उद्घोष करते हैं कि हमारा जीएसटी 1,50,000 करोड़ पर मंथ हो गया है। अरे महाराज, आपका ये जीएसटी कलेक्शन इसलिए बढ़ गया है क्योंकि महंगाई 25-30% बढ़ गई है, और महंगाई और जीएसटी कलेक्शन का सीधा संबंध है। जो गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग है, जीएसटी के माध्यम से, पेट्रोल डीजल के माध्यम से आप उसको टैक्स कर रहे हैं और कॉर्पोरेट टैक्स कम कर रहे हैं, इनकम टैक्स आप नहीं बढ़ा रहे हैं। ये जो विषमता है, जो भारत की ब्यूटी है, आप इसको खत्म कर रहे हैं। तो भारत की जितनी भी स्ट्रेंथ थी, और जितनी भी स्ट्रेंथ थी, हमारी स्ट्रेंथ क्या थी? डाइवर्सिटी। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें इतनी डाइवर्सिटी हो, और उस डाइवर्सिटी को इतनी खूबसूरती से किसी देश ने पालन किया हो। हमारी इस परंपरा थी, जब हम सनातन धर्म में पूजा करते हैं तो हम कहते हैं पृथ्वी भी शांत हो, वनस्पति भी शांत हो, राहु केतु भी शांत हो। हम अशांत नहीं करते, क्योंकि हमारे पूर्वज ये जानते थे, हमारे बुजुर्ग ये जानते थे कि जब शांति स्थापित होगी, जब हर चीज शांति और एक इक्विलिब्रियम के अंदर होगा, तो पूंजी निवेश होगा, विदेशी निवेश हमारे अंदर आएगा। लेकिन जब आप खुद निर्मित कर देंगे अशांति को और विद्वेष को, तो विदेश से निवेश कैसे आएगा? आपके फॉरेन डेट्स बढ़ते जाएंगे, रुपया कमजोर होता जाएगा। आप केवल एक उद्देश्य से कि आपका शेयर मार्केट ऊपर चलता चला जाए, इसलिए आपने कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया जिससे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ जाए और शेयर मार्केट बूम करे, जिससे अपनी कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशन करके आप सरकार के पास पैसा ले आए। आप जनता की अगर नहीं सोचेंगे, अगर जनता की मैं ये एक चीज और आपको राजीव जी बता दूं, गरीब जनता से आप बात कीजिए, वो हिंदू मुसलमान के पछड़े में नहीं फंसी है। ये हमारे जैसे जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़े लिखे लोग अपने को कहते हैं, जो बड़ी बड़ी डिग्री इन्होंने ले रखी हैं, सबसे ज्यादा धार्मिक विद्वेष और उन्माद में ये लोग फंस गए हैं। और ये बहुत दुखद पक्ष है। भारत की जो जनमानस है, 70% जनसंख्या है, आज भी वो शांति चाहती है, आज भी धार्मिक सद्भाव चाहती है और मिलजुल कर रहना चाहती है। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बिल्कुल जो बात आप रख रहे हैं और आज के हालात पर बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं, जो आपकी टिप्पणी है, जो व्याख्या है, बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या आप कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन राहुल लाल जी, किस रूप में आप देखते हैं